नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति आपके साथ लेकर हाजिर हूं आज का इतिहास। इतिहास से अच्छा कोई दूसरा शिक्षक नहीं होता और सिर्फ इतिहास अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज यानी 14 अप्रैल को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। और इसी के साथ जानेंगे वो जिनका आज जन्म हुआ, साथ ही साथ उनके बारे में भी चर्चा करेंगे जिन्होंने इस दिन इस दुनिया को विदा कह दिया। तो जहां अग्निशमन दिवस के बारे में हम बात करेंगे, हर साल 14 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। तो चलिए 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस किस वजहों के चलते मनाया जाता है, आज हम इसी पर बात करेंगे और आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। अग्निशमन दिवस अथवा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। मुंबई बंदरगाह में फोर्ट स्टीकन नामक मालवाहक जहाज, जिसमें रुई की गांठें थीं, विस्फोटक एवं युद्ध उपकरण से भरा हुआ था और अकस्मात आग लग गई थी। आग को बुझाते समय जहाज में विस्फोटक सामग्री होने के कारण 66 अग्निशमन कर्मी आग की चपेट में आकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने व अग्नि से बचाव के उपाय बताने के लिए देश भर में यह दिवस मनाया जाता है। अग्निशमन दिवस के अंतर्गत नागरिकों को अग्नि से बचाव तथा सावधानी बरतने के संबंध में जागृत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य नागरिकों को अग्निकांडों से होने वाली क्षति के प्रति जागरूक करना तथा अग्निकांडों को रोकने एवं अग्नि से बचाव के उपायों के संबंध में शिक्षित करना है। इसके साथ ही सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था, अग्निशामक उपकरणों का प्रयोग, आग की स्थिति में बचाव के उपाय, उद्योगों में अग्नि सुरक्षा व सावधानियां, विद्युत अग्नि सुरक्षा व सावधानियां, बहुमंजिली भवनों में अग्नि सुरक्षा, विकलांग व्यक्तियों के लिए अग्नि सुरक्षा आदि इसका उद्देश्य है। तेज उठती लपटें और उनके बीच किसी के उजड़ते आशियाने को बचाने की मंशा अग्निशमन कर्मियों में देखने को मिलती है। वे हर दिन आग से खेलने का काम करते हैं। इस खतरनाक काम को अंजाम देते हुए उन्हें अपनी जान की भी फिक्र नहीं होती। फिक्र होती है तो उन्हें सिर्फ उस जलते हुए मंजर या फिर उसमें धधकती हुई जिंदगी को बचाने की। आग लगने वाली जगहों पर फायरमैन सिर्फ एक फोन कॉल पर दौड़ पड़ते हैं। दूसरों के हिस्से की तपन को झेलते हुए जनता की रक्षा व सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित इन जाबाज फायरमैन दल के लिए अग्निशमन दिवस महज कौशल प्रदर्शन का मंच नहीं है, वरन ये स्मृति दिवस है उन अग्निशमन कर्मचारियों की शहादत का जिन्होंने जन सेवा करते हुए सहर्ष मृत्यु का वर्ण किया। अप्रैल 14 का वह धधकता हुआ शुक्रवार 1944 को था, जब विक्टोरिया डॉक मुंबई में सेना के विस्फोट सामग्री से भरा हुआ पानी का जहाज लपटों की आगोश में समा गया। आग पर काबू पाने के लिए मुंबई फायर सर्विस के सैकड़ों अधिकारी व कर्मचारी घटना स्थल पर भेजे गए। अटूट साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए इन जाबाज अग्निशमन कर्मचारियों ने धधकती हुई ज्वाला पर काबू करने का भरसक प्रयत्न किया। आग पर नियंत्रण तो पा लिया गया, लेकिन इस कोशिश में 66 फायरमैन को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। उन्हीं शहीद अग्निशमन कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के विभिन्न आयोजन पूरे सप्ताह भर चलते हैं। सप्ताह के दौरान फायर ब्रिगेड द्वारा विभिन्न कारखानों, शैक्षणिक संस्थानों, ऑयल डिपो आदि जगहों पर अग्नि से बचाव संबंधित प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। अग्निशमन सप्ताह के अंतर्गत नागरिकों को अग्नि से बचाव तथा सावधानी बरतने के संबंध में जागृत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य अग्निकांडों से होने वाली क्षति के प्रति नागरिकों को जागरूक करना। अभी हमने आपको अग्निशमन दिवस के बारे में कुछ बातें बताई। ये दिवस हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिनका निधन आज ही के दिन हुआ। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक बहुजन राजनीतिक नेता और एक बौद्ध पुनरुत्थानवादी भी थे। उन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म की चतुवर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वत्र व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। उन्हें बौद्ध महाशक्तियों के दलित आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी दिया जाता है।
अंबेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा देश की अमूल्य सेवा के फलस्वरूप डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहकर सम्मानित भी किया जाता है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई की 14वीं अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वे अंबावड़े नगर, जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है, से संबंधित था। अनेक समकालीन राजनीतिज्ञों को देखते हुए उनका जीवन व्यतीत हुआ। वे महार जाति के थे, जो कुछ कम अछूत माने जाते थे, किंतु इस अवधि में भी उन्होंने अध्ययन, लेखन, भाषण, संगठन के बहुत से काम किए, जिनका प्रभाव उस समय की और बाद की राजनीति पर अत्यधिक दिखाई देता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म निम्न वर्ण की महार जाति में हुआ था। उस समय अंग्रेज निम्न वर्ण की जातियों से नौजवानों को फौज में भर्ती कर रहे थे। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और भीमराव के पिता रामजी अंबेडकर ब्रिटिश फौज में सूबेदार थे और कुछ समय तक एक फौजी स्कूल में अध्यापक भी रहे। उनके पिता ने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। वह शिक्षा का महत्व समझते थे और भीमराव की पढ़ाई लिखाई पर भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया। अछूत समझी जाने वाली जाति में जन्म लेने के कारण अपने स्कूली जीवन में अंबेडकर को अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा। इन सब स्थितियों का धैर्य और वीरता से सामना करते हुए उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की। फिर कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई और इस बीच पिता का हाथ तंग हुआ, खर्चे की कमी हुई। एक मित्र उन्हें बड़ौदा के शासक गायकवाड़ के यहाँ ले गए। गायकवाड़ ने उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी और अंबेडकर ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की। 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद बड़ौदा महाराज के आर्थिक सहायता से वे एलिफिंस्टन कॉलेज से 1912 में ग्रेजुएट भी हुए। बता दें कि 1926 में वह बंबई के विधानसभा के सदस्य नामित किए गए। उसके बाद निर्वाचित भी हुए। क्रमशः ऊपर चढ़ते हुए सन 1942-46 के दौर में वह गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की सदस्यता तक पहुंचे। भारत के स्वाधीन होने पर जवाहरलाल नेहरू ने मंत्रिमंडल की विधि में मंत्री भी बने। बाद में विरोधी दल के सदस्य के रूप में उन्होंने काम भी किया। भारत के संविधान के निर्माण में उनकी एक प्रमुख भूमिका थी। वह संविधान विशेषज्ञ थे। अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन भी किया था। अंबेडकर ने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का संगठन किया। दक्षिण भारत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में गैर ब्राह्मणों ने द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य उन भेदभावों को दूर करना था जिन्हें ब्राह्मणों ने उन पर थोप दिया था। संपूर्ण भारत में दलित जाति के लोगों ने अनेक मंदिरों में प्रवेश निषेध एवं इस तरह के अनेक प्रतिबंधों के विरुद्ध अनेक आंदोलनों का सूत्रपात किया, परंतु विदेशी शासन काल में अस्पृश्यता विरोधी संघर्ष पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। विदेशी शासकों को इस बात का भय था कि ऐसा होने से समाज का परंपरावादी एवं रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोधी हो जाएगा। सुधार का कार्य केवल स्वतंत्र भारत की सरकार ही कर सकती थी। क्रांतिकारी समाज जैसे दलितों के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए उनका आर्थिक पुनरुत्थान आवश्यक था। इसी प्रकार इसके लिए उनके बीच शिक्षा का प्रसार और राजनीतिक अधिकार भी अनिवार्य था। अंबेडकर 1948 में मधुमेह से पीड़ित हुए और वो जून से अक्टूबर 1954 तक बहुत बीमार रहे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अंबेडकर का स्वास्थ्य बाद में बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु हो गई। 7 दिसंबर को चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सैकड़ों हजारों समर्थक, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग भी लिया था। एक स्मारक अंबेडकर के दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित भी किया गया है। अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है।
तो ये थे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में हमने अभी आपको बताया। अब आगे की कड़ी में हम आपको बताएंगे नितिन बोस के बारे में, जिनका निधन आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल 1986 को हुआ। 14 अप्रैल 1986 यानी आज के ही दिन नितिन बोस का निधन हुआ था। नितिन बोस भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक समर्थकों में से एक थे। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, छायाकार और लेखक भी थे। वे कलकत्ता के प्रसिद्ध न्यू थिएटर के पीछे की ताकत थे। वर्ष 1935 में उनकी बंगाली फिल्म भाग्य चक्र में उन्होंने फिल्मों का पार्श्व गायन से परिचित करवाया था। बाद में यह फिल्म हिंदी के धूप छांव नाम से बनाई गई। नितिन बोस ने अपने सिने कैरियर में 6 मूक फिल्मों सहित 50 से भी अधिक फिल्मों का निर्देशन और छायांकन भी किया। उन्हें के उत्तम कुमार के कैरियर को शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है। बाद में नितिन जी मुंबई आ गए और यहाँ फिल्म निर्देशन किया। उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गंगा जमुना को हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जाता है। उनके विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1977 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नितिन बोस के फिल्म गंगा जमुना का प्रसिद्ध गीत इंसाफ की जगह पर बच्चों दिखाओ चलकर एक ऐसा ही गीत था जिसने नई पीढ़ी को उसके दायित्वों का एहसास कराया। भारतीय सिनेमा के महान निर्देशक नितिन बोस का जन्म 26 अप्रैल 1897 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम हेमेंद्र मोहन बोस था तथा माता मृणालिनी थी। नितिन बोस की माता जी मशहूर लेखक उपेंद्र किशोर राय चौधरी की बहन थी। उपेंद्र किशोर प्रसिद्ध कवि सुकुमार राय के पिता और ख्याति प्राप्त फिल्म निर्माता निर्देशक सत्यजीत राय के दादा थे। नितिन बोस के भाई मुकुल बोस का भी फिल्म दुनिया से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। वे साउंड रिकॉर्डिस्ट के रूप में भी मशहूर थे। नितिन बोस का विवाह शांति बोस से हुआ था। वे 2 पुत्रियों रीना और नीता के पिता भी बने। नितिन बोस अपनी किशोरावस्था से ही अपने दोस्तों और घर परिवार के लोगों के बीच बेहद प्रभावशाली गिने जाते थे। शुरू में वे सिनेमैटोग्राफर थे, लेकिन सन 1934 में उन्होंने जब एक बार फिल्म निर्देशन में अपना हाथ आजमाया तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके मन में निर्देशन की पहली बार इच्छा उस समय आई जब उन्होंने देवकी बोस के मुंह से चंडीदास फिल्म की पटकथा सुनी। उन्होंने सही मायनों में देवकी बोस के साथ मिलकर भारतीय रोमांटिक सिने युग की नींव डाली। जब उन्होंने चंडीदास की पटकथा सुनी तो अपने आप को न्यू थिएटर के मालिक वीरेंद्र नाथ सरकार से यह कहने से नहीं रोक पाए कि मैं भी फिल्म निर्देशन करूंगा। उन्हें हिंदी में चंडीदास को निर्देशित करने का दायित्व सौंपा गया। इस पर वह पूरी तरह से खरे भी उतरे। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर फिल्म चंडीदास को भावनात्मक और तकनीक दृष्टि से एक महान शाहकार बना दिया। भारतीय हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्मों की सूची जब भी बनाई जाएगी उसमें गंगा जमुना को जरूर रखा जाएगा। फिल्म गंगा जमुना सिर्फ भारतीय समाज का महाकाव्यी चित्रण नहीं करती, बल्कि समाज के भौतिकवादी विचारबोध को भी सुसंगत क्रम देती है। गंगा जमुना का ही शहरी रीमेक बाद में फिल्म दीवार के रूप में सामने आया था। नितिन बोस का निधन 14 अप्रैल 1986 को कोलकाता में हुआ था। इस महान हस्ती को भारतीय सिनेकारों की उच्च श्रेणी में भी गिना जाता है। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन, प्रतिभा और जिज्ञासा व प्रयोगों से बॉलीवुड को समृद्ध किया है। यदि नितिन बोस जैसे महान फिल्मकार 40 के दशक में ना हुए होते तो शायद 80 के दशक में भारत में प्रायोगिक सिनेमा का जो उभार आया था वह कभी ना आता। मृणाल सेन, गौतम घोष, बालू महेंद्रनम, श्याम बेनेगल और गिरीश कसरावली जैसे प्रायोगिक और मौलिक फिल्मकारों ने हमेशा उनसे प्रेरणा हासिल की है। तो अभी हमने आपको नितिन बोस के बारे में बताया। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से रूबरू कराते रहेंगे हम आपको। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।